Hello, my dear students. My name is Dr. Vishali Ghai, and the name of this channel is Tricks by Chemistry Guru. So, today I'll talk about the carbon and its compounds in one short video. On your request, I try to upload this video. Please like and share. So, in this chapter, we'll talk about carbon and its compounds. Basically, when I discuss with my students, I feel that they have problem, especially in nomenclature. So, all those topics which are very important and hard in this chapter that I'm going to cover. So let us start with this chapter. So first when we talk about carbons compounds, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है bonding in carbon. So when we come to know कि कार्बन है और उसमें बॉन्डिंग होगी तो पहले हम कार्बन की डिटेल्स जानते हैं. जब हम बात करते हैं कार्बन क्या है, तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6. इसका जो सिंबल है वो होता है सी. 6 एटॉमिक नंबर होने के कारण इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 2,4 है, जो कि हम लोग पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. 2,4 होने का मतलब होता है कि इसमें जो 4 है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब इसका मतलब क्या होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कार्बन की. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये स्टेबल नहीं है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसे या तो 8 बनाना पड़ेगा जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन का, या इसे 2 रहना पड़ेगा जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का. तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 8 बनाए, और 8 कैसे बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके, या 2 कैसे बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके. सो अब बात आती है क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है या 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है. सो प्रैक्टिकली जब ये चीज़ें ऑब्जर्व की गई तो देखा गया कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर पाता है, और उसके कारण से कार्बन में ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं. अब बात आती है बॉन्डिंग कार्बन में क्यों नहीं होती है, कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं करता या कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज़ क्यों नहीं करता. सो अगर हम बात करें कि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो कार्बन बन गया C-4. बट वो 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, वो 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके एटम में, और एटम में उसके पास प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन 6 हैं. पहले इलेक्ट्रॉन भी 6 थे. हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन तो 4 ऐड कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन हो गए 10. तो 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना, कैरी करना, होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, फोर्स बहुत वीक हो जाता है. So it would be very difficult for the nucleus with 6 protons to hold 10 electrons. सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाते, और इसलिए कार्बन कभी भी C-4 नहीं बना पाता. अब हम बात करते हैं कि कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज़ करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले सकता है, तो वो क्यों नहीं ले रहा. मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ क्यों नहीं हो रहे. अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए. अब 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो कार्बन आसानी से रिलीज़ कर ले, लूज़ कर ले. लेकिन होता क्या है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने, और जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. इट वुड नीड लॉट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल अगेन फॉर कार्बन. सो गेन क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे. लूज़ क्यों नहीं कर पा रहा, C+4 क्यों नहीं बन रहा, C+4 इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज इट नीड लॉट ऑफ एनर्जी. तो बच्चों ये एक जो टॉपिक है ना, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाता है, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिया है, दैट इज़ बॉन्डिंग इन कार्बन. तो इसमें आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि कार्बन क्यों 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर पाता और क्यों 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता. आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. अब बात आती है जब वो लूज़ नहीं कर रहा, वो गेन नहीं कर रहा, तो वो कैसे बॉन्डिंग करेगा. यहाँ हमारे पास आता है कि वो शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन अब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है. अब ये शेयरिंग का मतलब क्या होता है, शेयरिंग का मतलब होता है कोवलेंट बॉन्ड बनाना. कोवलेंट बॉन्ड मीन्स, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि अगर कार्बन के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ और चाहिए, तो वो इस तरह से दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेगा कि दोनों के पास वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ जाए, कि मतलब वो इलेक्ट्रॉन मेरा भी, वो इलेक्ट्रॉन तेरा भी, इस तरह से. दैट मीन्स कि इफ़ वन पेयर इज़ शेयर्ड इट फॉर्म्स अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. तो यहाँ शेयरिंग से हमारे पास बनता है एक स्पेसिफिक बॉन्ड, दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड. अब ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है, तो पहली बात तो कोवलेंट बॉन्ड 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के बीच में हो सकता है.
दूसरी बात, इट रिजल्ट्स इन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक्स प्लेस टू कंप्लीट द ऑक्टेट, यानी स्टेबिलिटी गेन करना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये वाली शेयरिंग की जाती है। सो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ की कैसे जाती है ताकि आपको समझ में आए। तो आप पहले तो ये ध्यान रखें, अगर वन पेयर, एक पेयर की शेयरिंग हो रही है तो उससे हमारे पास बनता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर दो पेयर की शेयरिंग की जाती है तो हमारे पास बनता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, और अगर तीन पेयर की शेयरिंग की जाती है तो हमारे पास बनता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आई? तो हमारे पास इस तरह से बॉन्ड बनते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक एक करके एग्जाम्पल लेके कि ये कैसे होता है। मान लीजिए हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाइड्रोजन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो उसके पास एटॉमिक नंबर है 1, इसलिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी 1 है। दैट मीन्स उसका जो फर्स्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और वही फर्स्ट शेल इसका लास्ट शेल है। हम यहाँ पे जो डॉट लिखते हैं वो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। अब क्या हुआ, एक और हाइड्रोजन आया, इस हाइड्रोजन का भी सेम एटॉमिक नंबर 1 है, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 1 है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। नियरेस्ट नोबल गैस होता है हमारा हीलियम। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको भी 2 चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है। तो इसको 2 एलिमेंट्स चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या करते हैं, अगर ये लूज़ कर देगा तो इसके पास एक भी नहीं बचेगा, और ये गेन कर लेगा तो ये अपना देगा तब ये गेन कर पाएगा। तो ये इस तरह से अरेंज करते हैं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों के पास आ जाए। मतलब दिस इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड विद दिस हाइड्रोजन एंड दिस इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विद दिस हाइड्रोजन। तो अल्टीमेटली होता क्या है, ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रख लेते हैं ताकि ये दोनों के ऑक्टेट डुप्लेट को या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर ले। तो हाइड्रोजन में कितने पेयर की शेयरिंग हो रही है? एक पेयर की। और जब एक पेयर की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। एंड दैट्स व्हाई वी हैव सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए CH4 का। आपके पास है मीथेन मॉलिक्यूल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन। अब आपके पास यहाँ दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है, और अभी हमने पढ़ा था कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट शेल में 2 है, हमें फर्स्ट शेल से मतलब नहीं, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमने यहाँ पे उतने डॉट्स लगा दिए। अब है हमारे पास 4 हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन मैंने इसके पास लगा दिया। अब हाइड्रोजन को कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? हर एक हाइड्रोजन को अभी हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल। ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। इस तरह से हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट, डुप्लेट, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखें कार्बन। कार्बन को टोटल में कितने चाहिए? 4 थे, टोटल में चाहिए 8। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से कार्बन का कॉम्प्लेक्स जो ऑक्टेट है या स्टेबिलिटी है वो कंप्लीट हो गई। अब आप देखें, हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक पेयर की शेयरिंग है। अब एक पेयर की शेयरिंग होने के कारण से हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे वो बनेगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये आपको समझ में आ रहा है? सो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक पेयर की शेयरिंग हो रही है, और इसलिए यहाँ पे बन रहा है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मीथेन का एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास है इथेन मॉलिक्यूल। इथेन का फॉर्मूला जानते हैं आप? क्या होता है? 2 कार्बन C2, और एल्केन से बिलोंग करता है तो H6। आगे मैं बताऊंगी कैसे होता है ये। तो इट हैज़ द फॉर्मूला C2H6। तो हम लेते हैं 2 कार्बन अब के, विल टेक 2 कार्बन। हर कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ 6 हाइड्रोजन है, 3 इसको दे दो, 3 इसको दे दो। तो मैंने 1 2 3 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिए और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिए। ठीक है, हर हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो हाइड्रोजन का तो स्टेबिलिटी कंप्लीट हो गई है। देखिए आप, हाइड्रोजन को 2 चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने तो कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग की और हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी
कंप्लीट हो गई, ठीक है। लेकिन कार्बन की स्टेबिलिटी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। सो जब कार्बन की स्टेबिलिटी कंप्लीट नहीं हुई तो आप देखें कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7, और अगर ये इसके साथ शेयर कर ले तो ये हो जाता है 8। सो टोटल अगर मैं इस कार्बन के इम्पैक्ट को देखूं तो कुछ इस तरह से होगा। ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, इस तरह से, और ऐसे ही यहाँ पे जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा, पांचवा और छठा। अब आप देखें हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3। हाइड्रोजन तो अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है। यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है। अब हम बात करें कार्बन की, तो इस कार्बन को लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस कार्बन के साथ इसने शेयरिंग की। अब ऐसे ही इस कार्बन को लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कार्बन, इस 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास हो गए। तो इस तरह से हमारे पास इथेन का स्ट्रक्चर बना। अब जब इथेन का स्ट्रक्चर बना तो हम कैसे इसके बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करें, तो ये देखिए कार्बन और हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक पेयर की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है। यहाँ भी एक पेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हम देखें हर एक में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड दस वी ऑलवेज एवरीवेयर वी गेट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आया? तो इस तरह से हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ और मॉलिक्यूल्स को लेते हुए जिसमें हम मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ O2। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब आपके पास ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताइए? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6। यानी हम बात करेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अब ऑक्सीजन 2 कैसे बनते हैं? एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली अदर ऑक्सीजन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्टेट बनाने के लिए यानी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए इसको 2 8 होना चाहिए, राइट? 2 8 होने का मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करता है? इसके पास 6 तो है ही, ये अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो इसके पास 8 हो गए। ऐसे ये 6 है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले तो ये भी 8 हो गए। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ जो शेयरिंग हो रही है वहाँ एक पेयर की जगह 2 पेयर की हो रही है, 1 2, 2 पेयर की शेयरिंग हो रही है। और हमने पढ़ा था अगर 2 पेयर शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें मिलता है डबल बॉन्ड। सो ये डबल बॉन्ड हमारा बन गया बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम। क्यों बना, कैसे बना, आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इन्वॉल्व हो रही है और इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है CO2, आपके पास है CO2 कार्बन, यहाँ 2 ऑक्सीजन। हमें मालूम है कार्बन पे 2 और 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2,4, और ऑक्सीजन पे 6 होते हैं, 2 2 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस कार्बन को कितने चाहिए? कार्बन को 4 और चाहिए, 4 है 4 और चाहिए। पहले हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन पे 6 हैं, ये अगर इनसे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले तो 8 हो गए। ऐसे ही इस ऑक्सीजन पे 6, कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे 8 हो गए। कार्बन को कितने चाहिए थे? कार्बन के 4 थे, यहाँ से इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और कार्बन भी हो गई 8। तो अब आप बताएं, इधर 2 पेयर की शेयरिंग और इधर भी 2 पेयर की शेयरिंग। तो इसका मतलब जब 2 पेयर की शेयरिंग हो रही है तो हमारे पास बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी। एंड दिस इज हाउ वी गेट डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन दिस साइड एंड कार्बन ऑक्सीजन दिस साइड इन CO2 मॉलिक्यूल। लास्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं N2 का। N2 इज एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5। जब हम 2,5 की बात कर रहे हैं यानी नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? तो नाइट्रोजन को टोटल चाहिए 8, इसे बनाना है 2,8।
यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। सो पहले लिखते हैं n और n। इसमें कितने 5, 1 2 3 4 5। और मैंने ऐसे क्यों लिखा? मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 3 मैंने एक तरफ लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे भी 3 और 2 5। अब क्या होगा, ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये हो गए 8। समझ में आया? वेरी गुड। ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हो गए 8। तो अब इसने 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। कितने पेयर की? 3 पेयर की। और जब 3 पेयर की शेयरिंग होती है तो कितने बॉन्ड बनते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। सो हम नाइट्रोजन को अब ऐसे लिखेंगे, नाइट्रोजन में 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। सो अगर 1 पेयर है सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर है डबल बॉन्ड और 3 पेयर की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि बॉन्डिंग कैसे होती है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग वाला टॉपिक था जिसको मुझे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं और प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करेंगे, हाँ अब हम बात करेंगे कोवलेंट कंपाउंड। तो मैंने पेन चेंज कर लिया, मुझे लगा शायद थोड़ा सा पेन लाइट हो रहा था। सो हमारा टॉपिक है अब कोवलेंट बॉन्ड। सो हमने पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बन रहा है। कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो कोवलेंट बॉन्ड बना। अब जिन कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड है उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स। यानी जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स में शेयरिंग हो रही है उस बॉन्ड को हमने कहा कोवलेंट बॉन्ड, और उस कंपाउंड को हमने कहा कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, सो ये कोवलेंट कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आ रहे हैं। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आ रहे हैं तो ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं एंड दिस होल कंपाउंड इज कोवलेंट कंपाउंड। अब हम बात करेंगे जैसे एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, बहुत स्ट्रांग होते हैं। एक और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, इसके बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड है। बट बात आती है कि जो दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, ये जो बॉन्डिंग है ये बहुत वीक है, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और ये फोर्स बहुत वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि ये भी न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है, ये भी न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो फोर्सेस हैं ये बहुत वीक होते हैं। अब ये फोर्सेस जब वीक होते हैं तो क्या होता है, इससे क्या नुकसान होता है? ये फोर्सेस जब वीक होते हैं तो इनका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि इनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे से जल्दी टूट जाते हैं और मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिसके कारण से दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत वीक होते हैं। दूसरी बात, इनमें कहीं पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब कहीं पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं पुअर कंडक्टर, क्योंकि कंडक्शन तो इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है या आयंस के कारण। इनमें ना तो इलेक्ट्रॉन ना ही आयन, इसलिए ये कंडक्टर नहीं है। तो अब हमने देखा कोवलेंट कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज। प्रीवियस क्लासेस में हम आयनिक कंपाउंड पढ़ चुके हैं, तो लेट अस डिस्कस सम प्रॉपर्टीज और डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट। बहुत शॉर्ट में एक एक दो दो पॉइंट जो पूछे जा सकते हैं। सो आयनिक में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब बात आती है ऐसा क्यों, यहाँ लो होता है जो अभी हमने पढ़ा। आयनिक में ऐसा इसलिए होता है कि जब हम आयनिक की बात करते हैं, मान लीजिए आपने NaCl ले लिया, तो ये Na प्लस और ये Cl माइनस, ये Na प्लस ये Cl माइनस, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बने हुए हैं। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बने हुए हैं तो इनके बीच में जो फोर्स आता है वो चार्ज के कारण स्ट्रांग हो जाता है। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये आयनिक कंपाउंड में स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि ये आयंस हैं, अपोजिट चार्ज आयंस हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड दैट मेक्स द बॉन्ड स्ट्रांग। जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा पास आ रहे हैं तो अब उनको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, एंड दस दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो थे। दूसरा जो अभी हमने पढ़ा, क्योंकि कोवलेंट में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए ये पुअर कंडक्टर है, लेकिन इनमें आयंस होते हैं, ठीक है, और अगर आयंस हैं तो दे आर गुड कंडक्टर। अब बात आती है इनमें आयंस कब आएंगे। सॉलिड स्टेट में तो आएंगे नहीं, नमक पड़ा हुआ है उसमें कोई आयन नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने उसको पानी में डाला एक्वस फॉर्म में, या आपने उसे मेल्ट कर लिया मोल्टन फॉर्म में, तो इट बिहेव्स एज गुड कंडक्टर। तो आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर होते हैं ओनली इन एक्वस फॉर्म और इन मोल्टन फॉर्म, उसके अलावा कहीं नहीं।
सो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि आयनिक हमारा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, कोवेलेंट लो। आयनिक गुड कंडक्टर है ओनली इन एक्वस और मॉल्टन फॉर्म, कोवेलेंट पुअर कंडक्टर है। तो यहाँ हमारी प्रॉपर्टीज़ ओवर होती हैं, डिफरेंसेस ओवर होते हैं कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड के। अब हम आगे बात करते हैं और आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की ऐसी क्या यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे क्वेश्चन बनता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वर्सेटाइल नेचर, मतलब कुछ डिफरेंट नेचर है कार्बन का और वो ऐसा क्या है। सो पहली बात आती है यहाँ पे दैट कार्बन शोज कैटेनेशन। कैटेनेशन और सेल्फ लिंकिंग, मतलब कार्बन आपस में ही खुद से बॉन्डेड होता है। और जब कार्बन खुद से बॉन्डेड होता है तो ऐसे कंपाउंड को, एक सेकेंड कैमरा थोड़ा सा, हाँ, वर्सेटाइल नेचर का मतलब है कार्बन कैटेनेशन शो करता है और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है। जब कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है इसका मतलब ये है कि कार्बन आपस में कार्बन से जुड़ के बहुत सारे नए कंपाउंड्स बनाता है। जैसे आपके पास एक कार्बन एटम है, दूसरे कार्बन से जुड़ा, तीसरे से जुड़ा, चौथे से जुड़ा, बीच में ब्रांचिंग आ गई, कहीं पे रिंग बन गई, साइक्लिक फॉर्म आ गया। सो कार्बन कैन कंबाइन विद इट्स ओन एटम, अदर एटम ऑफ कार्बन इन ब्रांचिंग, इन स्ट्रेट चेन, इन रिंग, किस में भी। तो इसे हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग, क्योंकि ये बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो कार्बन की बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है कैटेनेशन और सेल्फ लिंकिंग, और ये इसलिए होती है क्योंकि इनके अंदर बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी आती है टेट्रावेलेंसी। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंसी का मतलब ये है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इट हैज़ 4 वैलेंसी। अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, कार्बन इज़ 2,4, यानी ये 4 बॉन्ड बना सकता है। और ये चारों बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि चारों शेयरिंग से बने। बट दूसरी बात ये होती है कि कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है वो ना सिर्फ खुद से, बल्कि वो हाइड्रोजन से बना सकता है, क्लोरीन से बना सकता है, ब्रोमीन से बना सकता है, ऑक्सीजन से बना सकता है, नाइट्रोजन से बना सकता है। यानी कार्बन हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विद डिफरेंट डिफरेंट एटम्स ऑल्सो। सो इस तरह से हमने देखा कि कार्बन जो है टेट्रावेलेंट होता है। सो ये दो हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं कार्बन की। तो कार्बन आपस में भी एक दूसरे से कंबाइन करता है और आपस में सेल्फ लिंकिंग या कैटेनेशन शो करता है और टेट्रावेलेंसी भी शो करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कार्बन आगे कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है, तो उसको डिटेल में लेंगे क्योंकि यहाँ से हमारा नॉमनक्लेचर पार्ट शुरू होता है। सो हेडिंग हम डाल लेते हैं नॉमनक्लेचर और इसको थोड़ा सा डिटेल में ले लेते हैं क्योंकि बच्चों यहाँ पे ही थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आती है। नॉमनक्लेचर यानी नाम देना, नामकरण, है ना, किसी कंपाउंड का नाम देना। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। हमने पढ़ा कार्बन आपस में रिएक्ट करता है, तो जब कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। जब कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड को हम आगे एल्केन कहते हैं, एंड एल्केन मतलब एन वर्ड आता है सिंगल बॉन्ड के लिए। अनसैचुरेटेड में दो पॉसिबिलिटीज़, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड को हम आगे दो पार्ट्स में लेते हैं, एल्कीन, एल्कीन स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड इन, एंड दूसरा एल्काइन, आइन स्टैंड्स फॉर ट्रिपल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड बता रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड बता रहा है और ये सिंगल बॉन्ड बता रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो नॉमनक्लेचर आया उसको हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कंबाइन करते हैं और आगे हम उनको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में डिवाइड करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर उसके बाद हम नाम लिखना शुरू करते हैं। तो नाम लिखने के लिए आपके पास ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास n=1 है तो हम एल्क की जगह मीथ वर्ड यूज़ करेंगे, ALK की जगह मीथ यूज़ करेंगे। अगर n=2 आ गया वी आर यूजिंग ईथ, n अगर 3 आ रहा है तो हम प्रॉप यूज़ करेंगे, 4 के लिए ब्यूट, n=5 के लिए हम पेंट वर्ड यूज़ करेंगे, n=6 के लिए हम हेक्स, n=7 is hept, n=8 is oct, n=9 is non, and n=10 is dec, DEC.
अब मुझे बताइए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम एल्क की जगह मीथ लगा रहे हैं, एन वैसा का वैसा है। तो अगर एल्केन है तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो मीथेन हो जाएगा। इसको हम कंसीडर करते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। बस इसको बच्चों ध्यान से सुन लेना, फिर ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन 2n+2 हो जाएंगे। अगर कार्बन मैंने n लिए है, n यानी मान लो 4 लिए हैं, तो हाइड्रोजन 2 × 4 8 + 2 10 हो जाएंगे। अगर कार्बन मैंने 6 लिए हैं, C6 हो गया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 × 6 12 + 2 14। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन हो गए 4 × 2 8। कार्बन अगर 6 है तो हाइड्रोजन हो गए 2 × 6 12। अब हम बात करते हैं अल्काइन की। अल्काइन है CnH2n-2। तो अगर मैंने कार्बन लिए 2, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 × 2 4 - 2 यानी 2। कार्बन 2 हाइड्रोजन 2। अगर मैंने लिए कार्बन 3, ठीक है, तो C3 हो गया। H कितना हो गया? H6 - 2 4 C3H4। तो हमें सिर्फ ये फॉर्मूले में कार्बन पुट करने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे करना है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मान लीजिए एल्केन है मेरे पास। एल्केन मैंने लिया CnH2n+2, मैंने लिया n = 1। अभी हम सिर्फ एल्केन की बात कर रहे हैं। n = 1 यानी कार्बन 1 हो गया और हाइड्रोजन हो गए 2 × 1 + 2 4। ये हो गया हमारा मीथेन। अब इसका नाम मीथेन क्यों हुआ? क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मीथ और आगे लगाएंगे एन। एन का मतलब है एल्केन। अगर n = 2 है, 2 कार्बन है, तो हमने लिए 2 कार्बन C2, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने आ गए? 2 × 2 4 + 2 6 H6 C2H6 हो गया। अब इसका नाम क्या हुआ? 2 कार्बन के लिए हम लेते हैं ईथ और साथ में लगाएंगे एन, सो इट बिकम्स ईथेन। ठीक है, मान लीजिए आपने लिया n = 4। क्या फॉर्मूला हुआ बताओ जल्दी से, जल्दी आप बताइए। C4H10। वेरी गुड, C4H10। नाम क्या होगा? हाँ, n = 4 के लिए ब्यूट और n के लिए एन, सो इट बिकम्स ब्यूटेन। सो n = 4 के लिए ब्यूटेन। ये क्या है? एल्केन का फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका मीथेन, ये हो गया ईथेन, 2 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए ब्यूट एन। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे ही अगर आपके पास 10 कार्बन है तो क्या होगा? डेकेन। और फॉर्मूला क्या होगा? C10H20 + 2 22। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द नेम ऑफ एल्केन्स। क्या ये बात समझ में आई? तो आप क्या करेंगे, आप C1 to 10 अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके फटाफट लिखें, उनका नाम लिखें, ताकि आपको चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए। अब हम बात करते हैं आगे एल्कीन की। एल्कीन क्या है? एल्कीन इज जिसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? एल्कीन इज CnH2n। CnH2n ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें n = 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन चाहिए जो डबल बॉन्ड शो कर सके, और एक कार्बन में डबल बॉन्ड हो नहीं सकता। सो इट डज नॉट एग्जिस्ट। सो हम लेते हैं n = 2। n = 2 का मतलब हुआ C2H4। n = 2 हो गया ना, C2H4। इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन के लिए हम नाम लेंगे ईथ, और क्योंकि एल्कीन है तो ईन लगा देंगे, सो इट हैज़ बिकम ईथीन। n = 3 है, क्या हुआ? C3H6। 3 के लिए क्या हुआ? प्रॉप, और एल्कीन है इसलिए ईन, प्रोपीन। अब मान लीजिए मैंने आपको एक कंपाउंड दिया C8H16। ये आपको कैसे पता चले एल्केन है, एल्कीन, एल्काइन है? तो आप ये जनरल फॉर्मूला में पुट करके देख लो। C8 और H2n आ रहा है, यस ये एल्कीन है। अब इसका नाम कैसे दें? 8 कार्बन है तो हमने लिखा ऑक्ट, और क्योंकि ये एल्कीन को बिलोंग कर रहा है तो इसका नाम हो गया ऑक्टीन। दिस इज हाउ वी कैन कंपाउंड गिव द नेम टू द कंपाउंड फॉर एल्कीन। अब हम आते हैं एल्काइन पे। लास्ट हमारा है एल्काइन। एल्काइन कैसे होगा? मान लीजिए आपके पास एल्काइन है जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2।
सो अगेन n इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें कम से कम 2 कार्बन चाहिए ट्रिपल बॉन्ड शो करने के लिए, कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए ट्रिपल बॉन्ड शो करने के लिए। सो आपके पास है C ट्रिपल बॉन्ड C, ये आपका एल्काइन है। कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, C2। हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 - 2 2। सो C2H2, 2 कार्बन मतलब ईथ, और एल्काइन का हम वर्ड यूज़ करेंगे आइन। सो इट हैज़ बिकम इथाइन। क्या ये बात समझ में आई? अब हमने लिया मान लीजिए C4, 4 दूनी 8 - 2 यानी H6। कितने कार्बन है, 4। 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट। क्या है, आइन। क्या यूज़ करेंगे, आइन। सो इट हैज़ बिकम ब्यूटाइन। क्या ये बात समझ में आई आपको बच्चों, ब्यूटाइन। सो ब्यूटाइन हमारा क्या स्ट्रक्चर है, ब्यूटाइन हमारा है एल्काइन का 4th कार्बन एटम। सो अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, एल्केन एल्कीन एल्काइन 10-10 कार्बन लिख के, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से इनके स्ट्रक्चर होंगे। अब मैं आपको बता दूं, एल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड होते हैं। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल, एल्काइन में ट्रिपल। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन है CnH2n, एल्काइन है CnH2n-2। ठीक है, तो ये हमारे एल्केन एल्कीन एल्काइन के डिफरेंसेस हो गए।